जयललिता की बायोग्राफी पढ़ने के क्रम में हम पहुंच चुके हैं राजनीतिक शुरुआत पर। जयललिता ने कब, कैसे और क्यों राजनीति में कदम रखा। वासंती लिखते हैं, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कशगम यानी कि अन्ना द्रमुक पार्टी का सम्मेलन पौंडीचेरी के पास कड्डालोर में बड़े स्तर पर आयोजित किया गया था और पूरा शहर स्टार स्पीकर को सुनने के लिए जमा था, जो अपना पहला राजनीतिक भाषण देने वाली थी, जिसे उसने खुद ही तैयार किया था। हालांकि ज्यादातर लोग खास तौर पर एक खूबसूरत चेहरे का दीदार करने आए थे, लेकिन उन्हें एक प्रभावशाली और जोशीला भाषण सुनने को मिला। तमिलनाडु की सितारों भरी राजनीति में ग्लैमर क्वीन से कईयों की भ्रिकुटियां तनी। 4 जून 1982 को जयललिता सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक पार्टी में शामिल हो गई और ₹1 देकर पार्टी कार्ड होल्डर बन गई। कड्डालोर में उन्हें कार्निवाल जैसे जुलूस में घुमाया गया, जिसे डीएमके ने अपने मुखपत्र में छपी रिपोर्ट में कड्डालोर कैबरे बताया। आखिर क्या कारण था जो उन्हें राजनीतिक दुनिया में कदम रखना पड़ा? उन्हें जानने वाले बताते हैं कि वह बौद्धिक रूप से परिपूर्ण थी और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करना चाहती थी, जबकि फिल्म जगत के लोग उनकी बराबरी के नहीं थे। उन्होंने खुद कहा था कि वे जनता की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन जो अनकहा था वो ये था कि नाकाम प्रेम प्रसंग और फिल्मी दुनिया में अपनी हैसियत घटते जाने के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। उन्होंने अब एमजीआर से रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू की, जो दूसरी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके थे। दोनों के बीच पिछले 10 वर्षों से संपर्क टूटा हुआ था। उन्हें लगा कि एमजीआर ही उन्हें एक नई शुरुआत के लिए आधार दे सकते हैं। राजनीति ने जयललिता को आकर्षित किया, लेकिन उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि इसमें कितनी चुनौतियां होती हैं। डीएमके ने उनके इस जुमले को पकड़ लिया कि वह जनता की सेवा के लिए राजनीति में आई हैं और उन पर भद्दी टिप्पणियों की बौछार कर दी। ये तक कहा गया कि जयललिता ने जनता की सेवा के लिए अपना तन तक समर्पित करने का प्रस्ताव किया है, इसलिए तमिलनाडु की जनता को उनकी इस पेशकश का फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए। पार्टी में बहुत से लोगों का मानना था कि वह 1973 में अलगाव के समय ही एमजीआर की जिंदगी से बाहर हो चुकी थी, तो फिर करीब एक दशक बाद दोबारा दोनों किस तरह साथ आए। सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति को झटका लगा वह निसंदेह आरएम वीरप्पन थे, जो अब एमजीआर सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वीरप्पन को बाद में जानकारी मिली कि जब एक बार एमजीआर अमेरिका की सरकारी यात्रा पर थे, जयललिता भी वहीं थी। वो मोटापे का इलाज करने के लिए अमेरिका गई थी। एक साझा मित्र ने दोनों के बीच मुलाकात की व्यवस्था की। वह मुख्तसर सी मुलाकात ही जयललिता के लिए एमजीआर का हृदय परिवर्तन करने के वास्ते पर्याप्त थी। आरएम भी जानते थे कि पार्टी के सदस्य के रूप में वे मात्र सजावटी वस्तु बनकर नहीं रहेंगी। वो महत्वाकांक्षी थी। वह अन्ना द्रमुक के ग्लैमरस चेहरे के रूप में या फिर मतदाताओं को आकर्षित करने वाली गुड़ की डली की तरह इस्तेमाल होकर संतुष्ट नहीं रह सकती थी। वह खुद के बारे में और अपनी क्षमताओं को लेकर आत्मविश्वास से भरी थी। उन्होंने एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक को साक्षात्कार में कहा, मैं हल्के में ली जाने वाली व्यक्ति नहीं हूं। और उन्होंने जनता को यह यकीन दिलाने के लिए कि वह एमजीआर की चुनी हुई उत्तराधिकारी हैं, उनसे अपनी निकटता का खुलकर प्रदर्शन किया। उसके बाद से आरएमवी के लिए जयललिता की बढ़ती प्रतिष्ठा में बट्टा लगाना एक मिशन बन गया, ताकि उनके नेता को उस दुष्टता का शिकार बनने से बचाया जा सके। वरिष्ठ पत्रकार और कुछ दिनों तक जयललिता के भाषण लिखने का काम करने वाले सोलाई के अनुसार जयललिता को राजनीति में लाने का फैसला खुद एमजीआर का था। वह याद करते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के चलते एमजीआर पहले की तरह सार्वजनिक सभाओं में शामिल नहीं हो सकते थे। जब जयललिता ने उनसे दोबारा रिश्ते कायम करने की पहल की, तो एमजीआर के लिए यह बड़ी उपयोगी बात लगी। एमजीआर को एक ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो भीड़ आकर्षित करे और करुणानिधि का मुकाबला करे। करुणानिधि अपनी सभाओं में एमजीआर पर अत्यंत तीखे हमले कर रहे थे। एमजीआर ने जनसभाओं में जयललिता के उपयोग का फैसला किया। उन्होंने मुझे जयललिता को भाषण देना सिखाने के लिए कहा। जयललिता तत्काल लोकप्रिय हो गई। उनकी सभाओं में जुटने वाली भीड़ को देखकर डीएमके में चिंता की लहर व्याप्त थी। जयललिता डीएमके नेता करुणानिधि की कड़वी बातों का उन्हीं के स्तर पर जाकर जवाब दे सकती थी। अन्ना द्रमुक के सभी जिला सचिव जयललिता का समर्थन करने के लिए तैयार थे। पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी थी। उनको पक्का यकीन था कि तलेवा के बाद अम्मा उनका स्थान लेगी। जल्दी ही उसे पार्टी का प्रचार सचिव बना दिया गया।
आरएमबी, एसडी सोमसुंदरम और कुछ अन्य पार्टी नेता जयललिता के खिलाफ सक्रिय हो चुके थे, लेकिन सभी जिला सचिव और पार्टी के आम कार्यकर्ता जयललिता के साथ थे। इसलिए विरोधी नेताओं की साजिशें अंततः उनका कोई नुकसान नहीं कर सकी। सोलाई कहते हैं, एमजीआर उन्हें चाहते थे, यह जग जाहिर था और जनता मानती थी कि दोनों में शारीरिक अंतरंगता स्वाभाविक है, लेकिन दोनों ने इस अंतरंगता का कभी भी सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया। इस बारे में दोनों गरिमापूर्ण बने रहे। जयललिता को पूरा विश्वास था कि अन्ना द्रमुक में अपने विरोधियों से उन्हें तब तक कोई खतरा नहीं जब तक उनके प्रतिपालक एमजीआर का उन पर भरोसा है। एक पत्रिका को इंटरव्यू में जयललिता ने कहा कि एमजीआर से उनके रिश्ते स्पेशल थे। हमारे रिश्ते बिल्कुल अलग तरह के हैं। भले ही वह उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, सेट्स पर खाली समय का हर एक पल हम परस्पर बातें करके बिताते हैं। हम दुनिया के हर विषय पर चर्चा करते हैं। हम विज्ञान, दर्शन, साहित्य आदि पर बातें करते हैं। हम दोनों की ही शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र में गहरी रुचि है। हमारे बीच समानताएं बहुत अधिक हैं। उन्होंने इस विषय पर आगे कहा, वे हमारे लिए सब कुछ हैं। वे मेरे पिता, माता, संरक्षक, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं। वे मेरा सहारा हैं। वे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वे वैसे किसी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते जिसका उन पर भरोसा हो। जाहिर है जयललिता ने यह नहीं कहा कि वे मेरे प्रेमी भी हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता ऐसा ही मानते थे और इस कारण जयललिता उनके लिए और भी विशेष और प्रिय थी। वे एमजीआर को अन्ना का बड़ा भाई कहते थे और इसलिए जयललिता को अन्नी यानी भाभी कहने लगे। जब एमजीआर ने जयललिता को पार्टी का प्रचार सचिव बनाया तो उनका कद और महत्व कई गुना बढ़ गया। उन्होंने जानबूझकर अपने रंग ढंग को ग्लैमरहीन करना शुरू किया, शायद खुद पर लगे फिल्मी अभिनेत्री होने से जुड़े धब्बे को हटाने के उद्देश्य से। यह इस बात का संकेत था कि अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर वह गंभीर हैं। सोलाई कहते हैं कि उन्होंने कभी भी जयललिता को भड़कीले लिबास में नहीं देखा। वह शायद ही कोई आभूषण पहनती थी। वह हमेशा अन्ना द्रमुक पार्टी के रंगों के किनारे वाली साधारण सफेद साड़ी पहनती थी। इसके बावजूद वह बेहद सुंदर दिखती थी और आम जनता उन्हें ज्यादा से ज्यादा निहारना चाहती थी। वासंती आगे लिखते हैं, सभाओं में उनकी उपस्थिति चुंबकीय होती थी और जब वह अपनी जोरदार भाषणों में करुणानिधि पर हमला करती तो भीड़ गलाफाड़ आवाज में अपनी सहमति जताती। जनसभाओं के लिए उनका एक जांचा परखा तरीका था और वह सीधे भीड़ में सवाल उछालती, क्या आप करुणानिधि के द्वेषपूर्ण बयानों से सहमत हैं? क्या आपकी उनसे सहमति है? भीड़ इसका उत्तर कान फाड़ू नहीं में देती। एमजीआर की मध्याह्न भोजन योजना और विकास की अन्य योजनाओं तथा उनकी अच्छाइयों और उदारता की प्रशंसा करते हुए वह उपस्थित लोगों से अपील करती, मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताएं कि आप तलैवा के साथ नहीं हैं? भीड़ हुंकार भरती, हाँ। पूरे तमिलनाडु में उनके तूफानी दौरे बेहद सफल साबित हुए। पर इस ओर पार्टी के शकुनियों की भी नजर थी, जिन्होंने गौर किया कि जयललिता के दौरे का प्रबंध उस भव्यता और धूमधाम के साथ किया जा रहा था जैसा सिर्फ एमजीआर के लिए हुआ करता था। वो भाषण पर ही रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि एमजीआर ने उन्हें पूर्ण अधिकार दे रखा है। अन्ना द्रमुक पार्टी मुख्यालय में काफी सक्रियता देखी जाने लगी और कार्यालय में जयललिता के कार्यक्रम बारीकी से तैयार किए जा रहे थे ताकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उन्हें सुनने पहुंचे और उनसे अपनी बातें रख सके, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे दिशा निर्देश ले सके। वे कार्यकर्ताओं से प्राप्त आवेदनों और प्रार्थना पत्रों को अपनी अनुशंसाओं के साथ एमजीआर को भेज देती। उन्होंने खुद पार्टी प्रशासन में खामियों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी ली, मध्याह्न भोजन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और ठीक से काम नहीं कर रहे कर्मचारियों की खिंचाई की। अपने चुनाव क्षेत्र की सुध नहीं लेकर एमजीआर के रामवरम गार्डन्स निवास के चक्कर लगाने वाले विधायकों की पार्टी पदों से छुट्टी कर दी गई। पार्टी की बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले वरिष्ठ पार्टी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस थमाए गए। लोग यही मान रहे थे कि वह जो भी कदम उठाती है उसमें एमजीआर की सहमति होती है। शीघ्र ही उनके खिलाफ एक नफरत भरा अभियान शुरू हो गया। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य जयललिता के अधिकारों के बढ़ने की गति को देखकर चिंतित थे और उन्हें इस बात की भी फिक्र थी कि जल्दी ही पार्टी की नौसिखिया सदस्य को मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन एमजीआर कुछ और सोच रहे थे। उन्हें दिल्ली में एक स्मार्ट व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके और केंद्र के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। जयललिता बेहतरीन अंग्रेजी बोलती थी, उनकी हिंदी भी धारा प्रवाह थी। एमजीआर ने 24 मार्च 1984 को जयललिता को राज्यसभा के लिए नामित करने की घोषणा कर दी।
उन्हें राज्यसभा में जो सीट दी गई उसका नंबर 185 था, यानी वही सीट जो 1983 में सांसद रहते हुए सीएन अन्नादुरई के पास थी। वासंती आगे लिखती हैं, जयललिता जहां भी जाती वहीं आकर्षण का केंद्र हो जाती। राज्यसभा में उनके पहले भाषण को स्पष्ट उच्चारण और प्रभाव उत्पादक शब्दों के लिए खूब वाहवाही मिली। उस दौरान राज्यसभा के सदस्य रहे खुशवंत सिंह ने बुद्धिमत्ता और सुंदरता के संगम के रूप में उनकी तारीफ की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। एमजीआर अब चाहते थे कि जयललिता इंदिरा गांधी से मुलाकात करे। सोलाई, जिन्हें एमजीआर ने जयललिता की मदद के लिए दिल्ली भेजा था, उस मुलाकात के बारे में बताते हैं। कांग्रेस का डीएमके के साथ गठजोड़ था। हमारा प्रस्ताव ये था कि कांग्रेस अन्नाद्रमुक के साथ आए। जयललिता को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे इस बात पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजी करने का प्रयास करें। जयललिता को इस बैठक के लिए 10 मिनट ही दिए गए थे, लेकिन मुलाकात 30 मिनट तक चली। इंदिरा गांधी इस कदर प्रभावित हुई कि जब हम वापस लौट रहे थे, उन्होंने तमिलनाडु कांग्रेस के नेता मूपनार को उसी फ्लाइट से गठबंधन पर बातचीत करने के लिए भेज दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी से मुलाकात के बाद जयललिता ने इस बारे में तत्काल एमजीआर को रिपोर्ट नहीं किया, जैसा कि उनके द्वारा यह जिम्मेदारी सौंपे जाने के कारण अपेक्षा की जा रही थी। जाहिर है एमजीआर मुलाकात का परिणाम जानने को लेकर बेचैन थे। जब हम इंदिरा गांधी के आवास से लौट रहे थे, मैंने जयललिता को कहा कि वह कृपया एमजीआर को सारी जानकारी दें। उन्होंने थोड़ी लापरवाही से कहा, ऐसा किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। एमजीआर ने मुझे फोन पर पूछने के लिए कहा कि आखिर मुलाकात में क्या निकला। हम उसी दिन चेन्नई के लिए रवाना हो गए थे और मैंने फ्लाइट में उनसे पूछा, क्या आपने तलेवा को बैठक की जानकारी नहीं दी? उन्होंने कहा, हम वैसे भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। मैंने सोचा उस दौरान हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। उनके अपने नेता को पूरी गंभीरता से नहीं लेने के इस व्यवहार से एमजीआर तक गलत संकेत पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी हैसियत से कहीं बड़ी होती जा रही थी। एमजीआर के इर्द गिर्द मौजूद वरिष्ठ पार्टी नेता चिंगारी को हवा देने का काम जारी रखे हुए थे, जिसने अंततः आग का रूप ले लिया। अब वे जयललिता के विरोधियों को संतुष्ट करने के लिए उठाया गया कदम हो या फिर उन पर लगाम लगाने के लिए, पार्टी के महाधिवेशन में एमजीआर ने जयललिता को प्रचार सचिव के पद से मुक्त करने की घोषणा कर दी। वासंती आगे लिखती हैं, एमजीआर को इस बात का एहसास हो चुका था कि जयललिता को प्रमुखता देने के उनके कदम ने पार्टी को एक तरह से दो धड़ों में बांट दिया था। जयललिता में उनका भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा था, या कम से कम ऐसा लगने ही लगा था। कल हम पढ़ेंगे खलबली। तो फिर मिलते हैं कल।